Subscribe Intellectual Indies and press the bell icon and never miss any update. जिस तरीके से किसी भी इंसान की लाइफ होती है उसी तरीके से एक प्रोडक्ट की लाइफ भी होती है। हम पैदा होते हैं और मर जाते हैं और बीच में जीते हैं। उसी तरीके से एक प्रोडक्ट भी होता है, वो बनता है, वो मार्केट में फैलता है, उसका वो ऑब्सोल्यूट होकर बंद हो जाता है। तो इसी चीज के साथ इजाद हुआ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का, जहां पे हमने समझा कि भाई प्रोडक्ट किस तरीके से पैदा होता है और कितने टाइम के बाद वो मर जाता है, मतलब ऑब्सोल्यूट हो जाता है। तो देखते रहिए इस वीडियो को, आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आप देख रहे हैं इंटेलेक्चुअल इंडीज। तो यहां पे सबसे पहली चीज आती है इंट्रोडक्शन फेज। यहां पे क्या होता है, यहां पे प्रोडक्ट आता है मार्केट के अंदर और लोगों को पता लगता है कि भाई ये प्रोडक्ट है। तो अगर आप किसी भी प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो यहां पे आपका मार्केटिंग एक्सपेंडिचर बहुत बढ़ जाएगा और हो सकता है आपकी ग्रोथ रेट बहुत कम रहे। लोग आपका प्रोडक्ट उतना ना ले रहे हो, उतना आपको प्रॉफिट ही ना हो रहा हो जितना आप खर्चा कर रहे हैं। तो जो इंट्रोडक्शन फेज होता है वो लॉस मेकिंग प्रपोजिशन होती है। तो ऐसा देखा गया है इंट्रोडक्शन स्टेज के अंदर कंपनी को ज्यादा से ज्यादा लॉसेस होते हैं। तो कंपनी इससे बचने के लिए कोशिश करती है कि भाई कम से कम इंट्रोडक्शन फेज के अंदर आए। तो इंट्रोडक्शन फेज के बाद आता है ग्रोथ फेज। यहां पर लोगों को सबको पता लग चुका है भाई ये वाला प्रोडक्ट है मार्केट के अंदर और ये यूनिक है, ये इस प्रोडक्ट के अंदर जो स्पेसिफिकेशन है वो बहुत बढ़िया है, जो इसकी वैल्यू प्रपोजिशन है वो बहुत बढ़िया है। तो लोग इसको लेने लग जाते हैं। यहां पे आपका मार्केट शेयर बढ़ता है। जैसे आपका मार्केट शेयर बढ़ता है वैसे ही आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़नी शुरू हो जाती है। जैसे कि आप ग्राफ में देख सकते हैं, एकदम स्टीप कर्व आती है, एकदम ऊपर को उठता हुआ आपका ग्राफ जाता है। लोग ले जा रहे हैं आपका प्रोडक्ट और साथ के साथ आपका प्रॉफिट हो ही जा रहा है। अब लोग कब तक आपका प्रोडक्ट लगे, एक ऐसा टाइम आएगा जब सबके पास आपका प्रोडक्ट होगा। अब वो आपका प्रोडक्ट बेच के फिर से आपका प्रोडक्ट तो लेने नहीं वाले। तो इस स्टेज को हम कहते हैं मैच्योरिटी स्टेज। जब आपके जितनी टारगेट ऑडियंस है उसमें से मेजॉरिटी ऑफ लोगों के पास आपका प्रोडक्ट आ चुका है, तो क्या होगा, यहां पे आपको मार्केटिंग करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है तो आपका वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू आपका प्रोडक्ट फैलता जाएगा और लोग लेते रहेंगे आपका प्रोडक्ट। जैसे कि मान के चलिए सैमसंग का S8 है, वो अभी इंट्रोडक्शन स्टेज के ऊपर है या फिर ग्रोथ स्टेज के अंदर है, आप मुझे ऊपर बताइए। सैमसंग का जो S8 है वो आप देखेंगे H2 डिस्प्ले दे रहा है, जो कि और कोई नहीं दे रहा। हाँ, LG वालों ने कोशिश करी है थोड़ा सा बनाने के लिए, पर सैमसंग का जो OLED पैनल है, जो कर्व डिस्प्ले है, वो सिर्फ सैमसंग के पास ही है, वो उसकी डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी है। तो अगर LG कोशिश भी कर ले तो भी सैमसंग को कंपीट नहीं कर सकता उस डिपार्टमेंट के अंदर। स्टार्टिंग में जब S8 आया तो उसका बहुत हाइप क्रिएट किया गया, भाई यहाँ पे एड्स आ रही है। इसी तरीके से आप वन प्लस को देख सकते हैं, उसका इंट्रोडक्शन जो फेज था वहां पे कितना खर्चा हुआ भाई, बड़े बड़े इवेंट्स करे गए, बड़े बड़े यूट्यूबर्स को बताया गया, 1 करोड़ रुपए का प्राइस भी दिया था उन्होंने यहाँ पे इंडियन वाले के अंदर, मैंने यूट्यूब के ऊपर लाइव देखा था। तो इतना खर्चा किया उन्होंने अपने प्रोडक्ट के ऊपर और वहां पे वो गलती क्या कर गए, अपने प्रोडक्ट को ओवर प्राइस कर गए। तो यहाँ पे गलती क्या हुई, उनका जो इंट्रोडक्शन फेज था उससे वो ग्रोथ फेज पे तो आ गए, पर जो उनका ग्रोथ की स्टीप थी, मतलब ग्रोथ की जो रेट थी, उसको उन्होंने हैम्पर कर दिया। क्यों कर दिया, क्योंकि उनका प्रोडक्ट का प्राइस बहुत महंगा था। महंगा नहीं था बेसिकली, अगर वो 30,000 की प्राइस रेंज के अंदर रखते तो कंपैरेटिवली लोग ज्यादा लेते और ग्रोथ रेट उनकी बढ़ जाती और इस तरीके से उनका प्रॉफिटेबिलिटी और ज्यादा बढ़ जाता, मार्केट शेयर बढ़ जाता। तो वापसी आते हैं टॉपिक के ऊपर, मैच्योरिटी के ऊपर। मैच्योरिटी के अंदर क्या हुआ भाई, सब लोगों ने आपका प्रोडक्ट ले लिया है, अब उसकी डिमांड धीरे धीरे घटने लग गई है, डिमांड घटनी शुरू हो गई है। यहीं से अगला फेज शुरू होता है, डिक्लाइनिंग फेज, जहां के अंदर आपकी ग्रोथ रेट एकदम घट जाती है। जैसे कि मान के चलिए कोई फोन था जो कि पुराना मॉडल था, उसको आप आज लेंगे नहीं लेंगे क्योंकि उसकी स्पेसिफिकेशन बहुत पुरानी हो चुकी है। आज के टाइम पे आपको उससे बेटर फोन मिलता है उससे कम प्राइस के अंदर। जैसे कि मान के चलिए मैं नोकिया का N8 लेके चलता हूं वर्सेस मैं लेके चलता हूं नोट MI का जो नोट 4 है। आप कौन सा लेना प्रेफर करेंगे? मान के चलिए नोकिया का जो फोन है वो अभी 50,000 रुपए का मिल रहा है, उस स्पेसिफिकेशन के साथ आज के टाइम पे आप नोट ही प्रेफर करेंगे। यही होता है डिक्लाइनिंग फेज का मेन एजेंडा। आपको समझना है कि भाई मेरा प्रोडक्ट डिक्लाइनिंग फेज में आ गया है, अब मुझे अपने प्रोडक्ट को बंद कर देना चाहिए। और यहां पे एक और चीज हमेशा ध्यान रखिए, जैसे ही आप कोई प्रोडक्ट आपका मैच्योरिटी स्टेज पे आ रहा है तो वहीं पे आप दूसरा प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन स्टेज के अंदर निकाल दीजिए। जैसे कि मान के चलिए सैमसंग की स्ट्रेटेजी है या फिर आईफोन की स्ट्रेटेजी है, वो क्या करते हैं, एक फोन निकालते हैं, उसके बाद वो ग्रोथ रेट पे आता है, जैसे वो ग्रोथ रेट पे खत्म होने वाला होता है, मैच्योरिटी भी होता है, उसी टाइम वो दूसरा फोन लॉन्च कर देते हैं। जैसे कि S8 और नोट के साथ होता है, एक जगह पे वो गैलेक्सी फोन निकालते हैं और एक जगह पे वो नोट सीरीज निकालते हैं। जैसे ही उसकी ग्रोथ रेट मैच्योरिटी स्टेज पे आने लगती है वो क्या करते हैं भाई, नोट लेके आ जाते हैं। फिर नोट की जब मैच्योरिटी पे आती है वो फिर से सैमसंग गैलेक्सी ले आते हैं। आईफोन भी सेम स्ट्रेटेजी फॉलो करता है, एक नॉर्मल फोन निकालेगा उसके बाद उसकी S रेंज निकाल देगा। मतलब मेरे को आपका दिमाग खोलना था कि किस तरीके से आपको इस चीज को टैकल करना है। अब एक बात को अपने दिमाग में हमेशा बसा के रखना,
ये जो एक ग्राफ है जो मैं आपको दिखा रहा हूं इतनी देर से, ये जरूरी नहीं है हमेशा यही सेम ग्राफ रहे। हो सकता है किसी कंपनी का इंट्रोडक्शन फेज ज्यादा हो, ग्रोथ रेट बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही हो, बहुत लंबी हो, और मैच्योरिटी थोड़ी सी आके फिर एकदम डिक्लाइन हो जाए। ये भी हो सकता है कोई कंपनी की ग्रोथ रेट ज्यादा ना हो, मैच्योरिटी जल्दी आ जाए और डिक्लाइनिंग उसका आई ना, मैच्योर ही रहे वो हमेशा जिंदगी भर। जैसे कि मान के चलिए अमूल का मक्खन है, भाई सब लेते हैं, अब वो मैच्योरिटी स्टेज पे आ चुका है, पर वो डिक्लाइनिंग पे नहीं आ रहा, उतनी तेजी से नहीं घट रही उसकी ग्रोथ। सबको पता है भाई अमूल का मक्खन प्रेफरेबल है, जब मेरे को मक्खन खाना था मैं अमूल का मक्खन लूंगा। हाँ, बीच में अभी रिफाइंड वाला मक्खन भी आया था जो कि नकली था। अगर आप में से कोई लेता है भाई उसको लेना छोड़ दो, वो नकली चीज है। उसके अंदर पीछे पढ़ के देखना, वो रिफाइंड को जमा के बना गया। जो सस्ते वाला मक्खन नहीं है, कोलेस्ट्रॉल फ्री, वो मक्खन ही नहीं है, वो रिफाइंड है। इससे बढ़िया जो आप रिफाइंड डालते हैं वो डाल के अपनी रोटी पे खा लो, पैसे खर्च करने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये चीज थी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। अगले हफ्ते हम बात करेंगे बीसीजी मैट्रिक्स के बारे में, जो कि मान के चलिए कोई कंपनी है, उसके पास बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट्स है, तो उसको किस तरीके से कंपनी डिफरेंशिएट करती है। तो ठीक है दोस्तों, इसी के साथ ये वीडियो खत्म होती है। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। अगर कोई दिक्कत है नीचे कमेंट में मुझसे पूछिए, और लाइक और शेयर करना मत भूलना। अगर आप हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उसको दबाइए, और साथ में जो घंटी है उसको जरूर दबाइए। तो बाय, गुड नाइट, शब खैर, खुदा हाफिज।